नमस्कार, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल में। तो आज 9th क्लास का पेपर हुआ है बच्चों, और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये इवनिंग शिफ्ट का ये जो पेपर है, ये इवनिंग शिफ्ट का है 9th क्लास का, और मॉर्निंग शिफ्ट का भी अगर आप कहोगे तो मॉर्निंग का भी डिस्कस कर देंगे। अब इवनिंग शिफ्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, इसमें है ड्यूरिंग द समर वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना। तो बच्चों ये आपने फर्स्ट टर्म में भी ये क्वेश्चन आया था, और इसका आंसर है कभी भी कूलिंग इफेक्ट आता है तो वो इवेपोरेशन के कारण। तो फर्स्ट का आंसर था डी। सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें, सेकेंड क्वेश्चन है सीमा विजिटेड नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट एंड फाउंड दैट गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो जो गैस लिक्विफाइड होती है, तो अब आपको पता है गैस को अगर लो टेम्परेचर देंगे तभी वो लिक्विफाई हो पाएगा। हाई टेम्परेचर देने से तो वो, और किसी भी जो हम इंटर कन्वर्टेबल सब्सटेंसेस हमने पढ़े थे, टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता है वो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंसेशन जिसको कहा जाता है, और हाई प्रेशर पे हम फिल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। अब अगला क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो इसमें फॉग, स्मोक और मिल्क, ये तीनों आपके कोलॉइड्स हैं, तो ये तीनों टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉल्ट सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन देखें दोस्तों, नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरस। तो आपको पता है फॉस्फोरस एक क्या नाम है, टेट्रा एटॉमिक या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जिसका फॉर्मूला होता है P4। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 4, और इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम सल्फेट। तो बहुत इजी है, कंफ्यूजन आपको CO-D में से हो सकती है, लेकिन आपको पता है SO4 के ऊपर 2- होता है और K के ऊपर +1 होता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4, सी आंसर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 11 Na एंड 12 Mg। तो आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो 11 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, सी आंसर हो जाएगा इसका। सेवेंथ क्वेश्चन है एन एटम विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स हैव द वैलेंसी ऑफ। अब आपको पता है बच्चों कि जो एटम्स है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अगर नंबर ऑफ शेल की अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो फर्स्ट शेल में 2 आ जाएंगे, सेकेंड शेल में 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। वैलेंसी का न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 8th क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में विच सेल ऑर्गेनल हैज इट्स ओन DNA। तो आपको पता है इसमें किसमें अपना DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये 2 था। तो इसमें आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू फाउंड इन हार्ट। तो हार्ट को कार्डियक कहते हैं, और आपका कार्डियक मसल, हार्ट के अंदर कार्डियक मसल आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मीन्स जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो स्पीड आपकी नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट एकलौती है आपका, इसमें सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है if a body is moving in a circular path with uniform speed then it is called। एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसको हम क्या कहेंगे। तो ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये हमने क्लास में भी किया था, अगर आपको अच्छे से याद हो तो ये हमने क्लास में किया हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, in a tug of war if both the team apply force on the rope but rope does not move in either side। तो रोप आइदर साइड मूव क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगेगा, और जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स होता है तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, और इसका आंसर हो जाएगा ए, ड्यू टू बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। ये बहुत बार आपको कराया था। मोमेंटम क्या होता है, P = mv, और SI यूनिट आपको पता है M के लिए होता है kg और V का होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका SI यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है इफ मास ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज m, द मास ऑफ मून ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी। अब ये क्वेश्चन
इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको पता है अगर यहाँ वेट पूछा जाता, वेट में क्या होता है, वेट मून पे 1/6 हो जाता है अर्थ के, लेकिन यहाँ पूछा गया है मास। तो मास अगर m होगा, मास हर जगह सेम होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो मास अगर अर्थ पे m है तो मून पे भी उसका मास m होगा। अगर वेट पूछा जाता तो वेट इसमें दोस्तों 1/6 या m/6 आ जाता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m हैज अ मोमेंटम p, काइनेटिक एनर्जी k, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें आपको फॉर्मूला बताना है कि कौन सा करेक्ट है। बहुत आसान है, इसको आप इजीली कर सकते हो। अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्या है k काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², ये आपको पता है। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो k इज इक्वल टू, और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है P इज इक्वल टू mv होता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं हाफ mv इंटू v, तो mv की जगह आ जाएगा P और v, तो PV/2 इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो 16th क्वेश्चन है, इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड। अब काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, अभी जैसे फॉर्मूला हमने देखा v के स्क्वायर में होता है, तो v के स्क्वायर में है तो स्पीड डबल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अब 17th क्वेश्चन है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये तो आपका ट्रू है, बिल्कुल सही है। एंड एटॉमिक मास इज मेजर्ड इन मिलीग्राम, तो ये गलत है। तो इसका हो जाएगा A इज ट्रू, R इज फॉल्स, तो इसका हो जाएगा C, फर्स्ट का हो जाएगा C। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा। तो अब आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा ये क्या है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू स्क्लेरेनकाइमा, तो ये आपका पता है गलत है। ये कोलेनकाइमा की वजह से होता है फ्लेक्सिबिलिटी, और स्क्लेरेनकाइमा के लिए दिया हुआ है इट मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, तो ये फर्स्ट तो आपका रॉन्ग है। और सेकंड ये स्क्लेरेनकाइमा के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है इट मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, तो कोकोनट के हस्क पे ये होता है, तो ये सही है आपका। तो A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू, तो इसमें D ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंस्ड फोर्स डज नॉट कॉज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये बिल्कुल ट्रू है। और बैलेंस्ड फोर्स आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो बिल्कुल गलत है ये, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सो फिर अगेन A इज ट्रू, R इज फॉल्स, तो इसका भी हो जाएगा आपका B इज C। नेक्स्ट है वीड रिमूवल फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट। तो आपको अब इसमें जैसे हमने कहा कि अगर वीड रिमूवल कर देंगे तो वो हमारा क्रॉप अच्छे हार्वेस्ट मिलेगा, तो ये सही है। और जेंथियम एक हमारा वीड है, ये दोनों ट्रू है, तो बोथ A एंड R इज ट्रू, तो इसका आ जाएगा आपका B पार्ट। लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। अब इसमें बोथ ट्रू है तो हम तो अगर हम देखें बोथ इसमें ट्रू है, बट क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों ये वीड रिमूवल से हमारा गुड हार्वेस्ट मिलता है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा B। अगर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता तो इसका होता C। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब सेक्शन B, ये बहुत इजी था बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते तो बहुत आसानी से इसमें आप मार्क्स ला सकते थे। पहला क्वेश्चन है आपको केमिकल और फिजिकल में बताना है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, क्योंकि नया प्रोडक्ट बनता है तो दिस इज केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस, तो ये क्या है, एक फिजिकल चेंज, क्योंकि कोई न्यू सब्सटेंस बना नहीं है इसमें, आप दोबारा उसको फ्रीज करके दोबारा आइस बन सकता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग। तो आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन SPM क्यों कहते हैं, बिकॉज इट अलाउ सम मूवमेंट ऑफ सम सब्सटेंस एंड इट रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ अदर सब्सटेंस, तो इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल एंड विच
required to cell and excrete the waste. So that's why it is called selectively permeable membrane. And lysosome, तो lysosome have digestive enzymes which can digest its own tissues, its own cells. That's why lysosome is known as suicidal bags. और कुछ हार्मोनल कुछ डिसबैलेंस आ जाता है अगर सेल में, तो आपको क्या है, वो लाइजोसोम वो खुद के ही सेल को खाने लगता है, खुद के सेल को डाइजेस्ट करने लगता है, इसीलिए उसे सुसाइडल बैग कहा जाता है एक सेल का। नेक्स्ट है, व्हाई इज ब्लड कंसिडर्ड अ कनेक्टिव टिश्यू। तो अब ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो है ये सभी सेल ऑफ बॉडी को कनेक्ट करता है। इसके अंदर आपको पता है ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका ट्रांसपोर्ट भी करता है, और ये सेल लूजली पैक्ड होता है सेलुलर मैट्रिक्स में, तो इसीलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं। अगला देखो, व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स। तो अभी हमने बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो अनबैलेंस फोर्स व्हेन द टू फोर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन एंड अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो अब डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन तीन तरीके से होता है इसमें। अगर आपका इक्वल फोर्स है तो नेट जीरो डायरेक्शन, और अगर अपोजिट तरफ से है तो जिसमें ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उस तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस इज टुवर्ड्स द हायर मैग्नीट्यूड। तो आपको इसमें ये एक्सप्लेन करना था। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपको 25th क्वेश्चन है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड डिटरमाइंस इट लाउडनेस। तो आपको पता है साउंड में हमने पढ़ा था ये एम्पलीट्यूड जो है वो लाउडनेस को डिटरमाइन करता है, और जो पिच है वो किससे डिटरमाइंड होती है? वो फ्रीक्वेंसी से। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, बहुत आसान था, ये 2 नंबर आपके लिए लेना। अगला क्वेश्चन है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय थंडरस्टॉर्म इज हर्ड आफ्टर 5 सेकेंड आफ्टर द लाइटिंग इन सीन, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस। तो इसमें आप आसानी से अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस निकाल सकते थे, फॉर्मूला आपको पता ही है। ये आपको साउंड की स्पीड दी हुई है, साउंड का टाइम दिया है, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो s इंटू टी करके आप आसानी से, आपको वेलोसिटी निकालनी है ना, कैलकुलेट द डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस होता है आपका v इंटू टी, तो v है आपका 340 और t है 5, तो 340 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाता है इंटू 5, तो ये आपका 1700 मीटर आएगा, और इसको किलोमीटर्स में लिखोगे तो 1.7 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। बहुत आसान था ये क्वेश्चन, हालांकि ऊपर वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी था, ये तो फिर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, लेकिन ऊपर वाला और भी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ऐसे क्रॉप्स, जब हम क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट चैप्टर में पढ़ा था हमने, कि जहाँ पे क्रॉप को इम्प्रूव किया जाता है एक नया जीन इंट्रोड्यूस करके, और वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के जीन अब आते हैं, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ये है आपका इसका आंसर। इसी तरह से आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। उसके बाद सेक्शन सी को अगर देखो, पहला क्वेश्चन, इवेपोरेशन, राइट एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। तो ये सारा आपने बहुत अच्छे से फर्स्ट टर्म में भी पढ़ा था, फर्स्ट टर्म में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इवेपोरेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। और जो 2 फैक्टर्स में आप टोटल 4 फैक्टर्स पढ़े हैं आपने, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड। जो आपका सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी, इन चारों में से किसी 2 के बारे में आपको लिखना था। बहुत आसान है। अगला है फॉर्मूला लिखना है आपको कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम और ऑक्साइड CO, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम और सल्फेट का होता है SO4, बट क्योंकि ये 1 और 2 होता है तो Na2SO4। अगला है पोटेशियम कार्बोनेट। कार्बोनेट होता है CO3 और पोटेशियम होता है K+, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा K2CO3। नेक्स्ट है 3 पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में टोटल 6 पॉस्टुलेट्स है, कोई से भी आप 3 इसमें आसानी से लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट। तो 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें एक है आपका ल्यूकोप्लास्ट, एक हमने पढ़ा था क्रोमोप्लास्ट, और एक क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट तो आपका ग्रीन पार्ट होता है, तो
और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट ये बाकी कलर्स के लिए एक्सेप्ट ग्रीन बाकी कलर्स के लिए क्रोमोप्लास्ट एक्ट करता है और मेनली कलर ऑफ फ्रूट, जो फ्लावर्स का डिफरेंट कलर जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर के लिए, और इसमें स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इसका काम ल्यूकोप्लास्ट में होता है। अगला है टिश्यू दैट स्टोर फैट इन ऑफ बॉडी, तो ये आपको पता है एडिपोज टिश्यू, बहुत बार हमने पढ़ा है क्लास में, ये करवाया भी है आपको। कनेक्टिव टिश्यू दैट विद फ्लूइड मैट्रिक्स, तो अभी हमने इससे पहले एक पढ़ा था ब्लड में, तो ब्लड का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, तो नर्वस टिश्यू, इसका हो जाएगा नर्वस टिश्यू। बहुत इजी पेपर बनाया है इस बार आपका। फिर 31st क्वेश्चन अगर देखो क्या है, अ ट्रेन इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अब इसमें फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, आपको क्या क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, या आप कह लो इनिशियल स्पीड आपको गिवन है, और आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है। तो फॉर्मूला हम इसमें, और हमको निकालना क्या है डिस्टेंस, तो फॉर्मूला होता है v² - u² = 2as। तो इनिशियल स्पीड आपकी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड है 0, क्योंकि वो रुक गई है ना ब्रेक लगा के, तो फाइनल स्पीड 0 हो गया। आपको a गिवन है तो आप इसमें फॉर्मूले में लगा सकते हो, बट इसमें आप 90 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, और जब इसको चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में तो आप कैसे करते हो, 90 को जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो 18 5 जा 90, तो ये 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको u पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, और डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हो, और इसका डिस्टेंस जब आप निकालोगे तो 625 मीटर आंसर आ जाएगा इसका, जिसका भी आया वो सही है। अगला है, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़ and wavelength 0.35 मीटर, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। तो अब इसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, अब आपको पता है इसमें हमको क्या डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस आपको 1.5 किलोमीटर निकालना है, और हमको बताना है हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम पीरियड आपको निकालना है। तो डिस्टेंस गिवन है, एक वेव का डिस्टेंस पहले आप निकाल लो, तो एक वेव का डिस्टेंस क्या होता है, या वेलोसिटी पहले निकाल लो आप, पहले इसमें हम वेलोसिटी निकालेंगे, डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम, तीन ही चीज़ होती है जिसमें आपका हम पहले, अब फ्रीक्वेंसी और जो आपका वेवलेंथ है इसका मल्टीप्लिकेशन आपको पता है वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी आपको गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम निकालना है, तो इजी है आपका। कैसे करोगे, वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस, और वेलोसिटी से आप टाइम कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, तो डिस्टेंस है आपका 1.5, और 1.5 के अपॉन में आप क्या रख दोगे, ये 2 × 0.35, 2 × और किलो हर्ट्ज़ है, तो आप ये ध्यान रखना, किलो को 2000 × 0.35, तो ये आ जाएगा आपका 700, और 1.5 किलोमीटर हो जाएगा 1500 मीटर, तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन में 700, तो 2.1 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ये हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जो हमारे जो प्लांट्स को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये टोटल 6 है, इसमें से कोई भी 4 आपको लिखने थे। अब सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द सिंबल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैग्नीशियम का होता है Mg, क्या ऊपर का Cu, आर्गन Ar, पोटेशियम का K, कैलियम होता है, बोरोन का B, एंड सोडियम का Na। तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया था ये आपको, बस इतना लिखना था। अगला है, वाई इज एटम न्यूट्रल इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इट। अब आपको पता है एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल होता है प्रोटॉन, और नेगेटिव पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल को क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। तो यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना था।
अब और में जो आपको क्वेश्चन दिया है ये ध्यान रखना, ये पूरा क्वेश्चन और में या तो ऊपर वाला आपको करना था या ये दोनों करना है। और इसमें देखो रदरफोर्ड ने जो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था उससे 3 कंक्लूजन बताने थे। तो कौन से 3 कंक्लूजन उसमें थे? पहला कि अधिकतर स्पेस एम्प्टी है, अधिकतर मास जो है वो एक जगह सिचुएटेड है जिसे हमने न्यूक्लियस कहा था, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर ऑफ एटम में था जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और ऑल मास ऑफ एटम्स सिचुएटेड एट द सेंटर। ये 3 इसके, और कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थे। ये 3 ऑब्जर्वेशंस थे। आइसोबार्स मीन्स विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और इसका एग्जाम्पल किया था कैल्शियम का 2040 होता है, और आर्गन भी आपका, उसका भी जो मास है एटॉमिक नंबर तो 18 है, मास 40 है, दोनों में मास 40 है, तो इसे हम कहते हैं आइसोबार। अब अगला देखो 35 नंबर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। तो आपको गोल्जी एपरेटस में बताना था किस किस चीज़ में रहता है। तो गोल्जी एपरेटस में क्या क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, और ये कैसे पैरेलल अरेंज्ड होते हैं, और इनका मेनली फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज का, और मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, लाइजोसोम फॉर्मेशन में इसका काम आता है गोल्जी एपरेटस का। सेल मेम्ब्रेन में भी इसका फॉर्मेशन होता है, तो आप उसमें से लिख सकते थे इजीली। अबे न्यूक्लियस का फंक्शन आपको पता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, तो डीएनए से हमारे जो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा होता है, और बाकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन करता है? सेल। तो इसमें 2 फंक्शन ही हो जाएंगे। अब प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, टोटल 6-7 डिफरेंस आपको बताए गए थे, उसमें से कोई भी 3 डिफरेंस आसानी से लिख सकते हो आप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस, ये भी आसानी से आप कर सकते हो कि ये हर सेल में होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, सेल वॉल रिजिड होता है, ये प्लांट्स में होता है सिर्फ, और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है, ये हर एक सेल में होता है, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बताना है, स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 masses, मीन्स F इज इक्वल टू gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर। इसी को हमको एक्सप्लेन करना होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में। और क्वेश्चन पूछा है कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो अब ग्रेविटेशन क्या करके रखता है? ये फोर्स सभी चीज़ को बाइंड करके रखता है, तो हमको अर्थ से बाइंड करके रखता है। अर्थ का और जो मून का मोशन होता है अराउंड द अर्थ, ये भी उसी से कंट्रोल होता है। अर्थ का सन के अराउंड जो मोशन है वो भी ग्रेविटेशन से कंट्रोल होता है। तो इसमें से कोई भी आप 2 लिख सकते थे। अब स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी 40, टेकिंग g10, आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है। तो अब आपको मैक्सिमम हाइट के लिए, अब इसमें अगर देखो g आपको गिवन है, आपको डिस्टेंस बताना है, और इसके लिए फॉर्मूला जो हमने यूज़ करेंगे वो v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो इसमें आसानी से अब फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाएगी? 0। तो ये 0 और ये 40, जब आप इसको करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 80। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 80। फिर है व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? एंड टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस अगर देखो तो जितना हाइट ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, तो टोटल 80 160 ये डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो दोबारा वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अब सेक्शन ई है, अ सॉल्यूशन एज अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट, the component of the solution that is dissolved in a larger amount is called solvent, the component of the solute that is dissolved in solvent solute. Name the gases present in air। तो एयर के अंदर कौन कौन से गैस प्रेजेंट होते हैं आपको पता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, बहुत सारे होते हैं, हीलियम। तो लेकिन मेनली आपको ये 3 प्रेजेंट होती है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, बहुत आसान है ये, होमो हेट्रो, इसको फिर और फर्दर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ट्रू सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंपोजिशन एंड देर इज नो विजिबल बाउंड्री बिटवीन देम, लाइक शुगर
एंड वाटर का सॉल्यूशन, वाटर एंड सॉल्ट का सॉल्यूशन, आप उसको देख के अलग अलग नहीं बता सकते, तो ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और सस्पेंशन जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, और वो कुछ देर में सेटल हो जाए, जैसे सैंड और वाटर का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। 30th क्वेश्चन है, complex tissue are made of more than one type of cell, these cells coordinate to perform a common function। और इसमें आपको ये डेड टिश्यू कंपोनेंट जो फ्लोएम में प्रेजेंट है, तो फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा, ये आपको पता होना चाहिए, स्क्लेरेनकाइमा। फंक्शन ऑफ फ्लोएम, एफ फॉर फूड, तो फूड का आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम का होता है। जाइलम टिश्यू के कंपोनेंट्स, तो आपको 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ये बहुत अच्छे से हमने किया था, तो टोटल ये 4 आपको लिखने थे 2 नंबर में। और में है व्हाट आर वेस्कुलर टिश्यूज, तो टिश्यू दैट कंडक्ट्स मिनरल्स, वाटर्स एंड फूड इनसाइड द प्लांट आर कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यूज। ये आप आसानी से लिख सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखें जरा, अपना 39th क्वेश्चन। तो 39th क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड द टोटल अमाउंट रिमेन्स कांस्टेंट। फिर है आपका टोटल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम एट एनी पॉइंट। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसका सम हमने किया था ये। तो एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एंड फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, 1 नंबर का आपको बहुत इजी है। फॉर्मूला तो होता है हाफ mv², इसको आपको डिराइव करना था, तब आपको 2 नंबर मिलता। तो डिराइव करने के लिए आप कैसे, हाफ इसमें बस बताना है आपको, एक्सप्लेन द फॉर्मूला, इसमें क्या क्या चीज़ें क्या है आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो m इज़ मास, v इज़ वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv²। बहुत ईजी था। अगला देखो फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पी इज इक्वल टू mgh, वेयर m इज मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज हाइट। तो ये आपके टोटल 3। तो इस तरह से बहुत आसान आया था पेपर, इसमें पास होना बच्चों आपके लिए बहुत आसान था। अब देखो आप अपने आंसर्स मिलाओ और बताओ, कमेंट करके बताओ किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ओके बाय। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, आपको लगे कि आपने आंसर सही किया है और मैंने गलत बताया, तो वो भी आप बता सकते हो कि मैंने आंसर की के अकॉर्डिंग बताया जो आपका CBSE की आई है। उसमें अगर कोई आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस है तो आप कमेंट कर सकते हो। और सभी लोग बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके साइंस में।